तो गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज जो हम चलेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 फिजिक्स का। मैं विक्रम कुमार। चैप्टर का नाम जो है आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, विज्ञान और मापांक, जिसे मैं इंग्लिश में कहूँगा साइंस एंड मेजरमेंट। क्या कहूँ? साइंस एंड मेजरमेंट। अब साइंस एंड मेजरमेंट, साइंस का अर्थ तो विज्ञान हो गया और मापन के बारे में मैं जानूंगा। तो पहले मैं विज्ञान ले लेता हूँ, साइंस ले लेता हूँ और साइंस के बारे में मैं जान लूँ तो साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहता हूँ। मैं वही ये लिखा हूँ, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को मैं विज्ञान कहता हूँ। प्राप्त ज्ञान को मैं विज्ञान कहता हूँ। आगे मैं चलता हूँ कि विज्ञान के बारे में तो मैं समझ गया कि परिभाषा हो गया। इससे पहले मैं आप लोग को पिछले वीडियो में विज्ञान के बारे में फुल डिटेल्स मैं कई अच्छे तरीके से दिया हूँ। कुछ मिनटों का वीडियो है जो आप देख सकते हैं, उससे भी आप लाभ उठा सकते हैं। अब चलो भौतिक मतलब विज्ञान को न कितने भागों में रखा गया सो मैं निकालूं। विज्ञान को कितने भागों में रखा गया वो जान लूँ सो मैं पता करके बता दूं आपको कि इसे 2 भागों में बांटा गया है। विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक आपको अगर जो शॉर्ट में बोलिएगा तो बोलिएगा नॉन लिविंग और दूसरा बोलिएगा लिविंग। तो मैं इसका मेन नाम जो है भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान को जो हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं। भौतिक विज्ञान को क्या कहता हूँ मैं? फिजिकल साइंस। क्या कहता हूँ? फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस के बारे में आपको मैं बता दूंगा। फिजिकल साइंस और दूसरा को मैं कहता हूँ क्या? लाइफ साइंस। दूसरा को कहता हूँ लाइफ साइंस, जिसको मैं जीव विज्ञान कहता हूँ। जीव विज्ञान। अब समझ में आया कि आपको विज्ञान की 2 भाग में, एक भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। इंग्लिश में बोलूँगा फिजिकल साइंस अर्थात लाइफ साइंस। इसका शॉर्ट में मैं ये भी बोल सकता हूँ, ये जितने भी होंगे ना नॉन लिविंग होंगे। क्या होंगे? नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव होंगे। तो नॉन लिविंग का भी मैं यहाँ से बोल दे दूँ लिविंग। और ये जितने भी होंगे लिविंग होंगे। ये जितने भी होंगे क्या होंगे? लिविंग होंगे, मतलब सजीव होंगे। अब मैं फिजिकल साइंस को भी बंटवारा हुआ है इस स्तर पर जो मैं अभी देने जा रहा हूँ, वो 2 प्रकार के होते हैं। फिजिकल साइंस भी 2 प्रकार का अर्थात भौतिक विज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं आपको बता दूं, एक होते हैं भौतिकी विज्ञान और एक जो होते हैं आपका जो होते हैं ये होते हैं केमिस्ट्री, जो रसायन विज्ञान होते हैं। क्या होते हैं? रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहते हैं। इसको कहेंगे रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र इंग्लिश में भी इसको मैं लिख दूं फिजिक्स कहता हूं और इसे मैं केमिस्ट्री कहता हूं। अब इसमें आ जाऊं, लाइफ साइंस में क्या कहता है ये मैं देखूं। इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया है। इसमें भी 2 भाग है। इसका पहला भाग जो है प्रथम में बांटा गया है वनस्पति विज्ञान, जिससे हम लोग बॉटनी कहते हैं, और दूसरा को बांटा गया है प्राणी विज्ञान के नाम से, उसको मैं कहता हूँ जूलॉजी। तो मैं दोनों का नाम लिख दूँ वनस्पति विज्ञान और दूसरा का नाम मैंने बोला प्राणी विज्ञान। अब इसका इंग्लिश भी मैं लिख दूं, इससे मैं बॉटनी कहता हूं और इसको मैं क्या कहता हूं? जूलॉजी कहता हूं। क्या कहता हूं? जूलॉजी कहता हूं। अब यहाँ तक तो आ गए हम लोग कि साइंस को मैंने 2 भागों में बांटा देखा है।
पहला भाग देखा है फिजिकल साइंस में, दूसरा देखा है लाइफ साइंस में। और फिजिकल साइंस को भी मैंने 2 भाग में बांटा हूँ, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में। और फिर लाइफ साइंस को भी मैंने 2 भाग में बांटा है, एक बॉटनी में और एक जूलॉजी में। अर्थात आप लोग यहाँ दिख रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग कब पढ़े होंगे। इसमें ढेर सारे वस्तुएं, धातु और धातुएं, इस तरह के कई सारे बातें के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और इसमें जो है आपको वनस्पति विज्ञान में आप पेड़ पौधे पादपों पर ध्यान दिया जाएंगे, और प्राणी विज्ञान में जीव जंतु जितने भी होंगे, मवेशी, गाय, भैंस, जानवर, आदमी, सब मानव, ये सभी पर ध्यान दिया जाएगा। तो मैं चलता हूँ इसके बारे में। विज्ञान के बारे में एक और कुछ बातें कहा गया है। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। विज्ञान जो है एक निरंतर चलने वाली, हमेशा एक चाल से चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है, जो मानव द्वारा ही आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक इसमें एक अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कुछ कहे हैं जो हम लोग को संदेश दिए हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश है। मैसेज के रूप में आप लोग को लेना है और गौर से समझना भी है। इस बात को उन्होंने कहा है, उनका कथन यह है कि इस बात को हमेशा याद रखना कि जो भी अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालय में सीखते हो, तुम अपने समाज में सीखते हो, तुम अपने धरातल पे सीखते हो, वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों के द्वारा उत्साहपूर्वक, दिलो जान से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धिमत्ता से ये क्या कर दिए हैं, उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास को दिखाए हैं, और अनवरत परिश्रम भी किए हैं, और बहुत ही मेहनत करने के बाद जो फल मिला है वो फल आपको दिखने के लिए मिल रहा है। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है, और वो विरासत तुम क्या करोगे, अपने उसको संभालो, उसको सम्मान दो, उसका विकास करो, और तुम एक दिन जाने के वक्त, तुम जब जाने लगोगे, तुम अपने अगले पीढ़ी को एक निष्ठापूर्वक, ऊर्जावान बना के उसको क्या करोगे, अपने पीढ़ी को निष्ठापूर्वक सौंप जाओ। ये आपका आइंस्टीन अल्बर्ट ने कहे थे। और आपको इस विज्ञान और मापन में, विज्ञान की बातें मैंने यहाँ पे स्टॉप किया हूँ, अब मापन के बारे में बताऊँगा। तो अब चलते हैं आगे। मापन अर्थात इसका इंग्लिश आप लोग को पता है, मेजरमेंट कहते हैं। आज जो चलेंगे मेजरमेंट के बारे में चलेंगे। तो मैं एक शब्द में बोल दूँ कि मापन उसे कहते हैं जो विज्ञान मापन पर आधारित है। विज्ञान जो है, जितने मापन की बात करें तो जितने भी वर्ग होंगे विज्ञान का, वो सब मापन के द्वारा ही आधारित है। अगर जो किसी चीज़ का मापन अगर जो नहीं रहे तो पता चलेगा हमें कि किसी विज्ञान की जानकारी अधूरी रह जाएगी। इसलिए मुझे विज्ञान को जो है मापन पर आधारित होते हैं। विज्ञान किस पर आधारित होता है? मापन पर आधारित होता है। विज्ञान जो है मापन पर आधारित है। विज्ञान मापन पर आधारित है। किस पर आधारित है? मापन पर आधारित है। अब मैं इस बारे में बता दूं, आधारित है। अब मैं समझ रहा हूँ मापन के बारे में आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसमें क्या कर रहा है, सबसे प्रथम मात्रक होते हैं, जो मात्रक को हम इंग्लिश में यूनिट्स कहते हैं। और मात्रक ये समझ सकते हैं कि किसी भी राशि की, मतलब कोई भी राशि हो, उसके माप के लिए कुछ न कुछ मानक मापों की ज़रूरत है। आप गेहूँ खरीदिए, चावल खरीदिए, फ्लैट खरीदिए, मतलब फ्लैट खरीदिए, किसी भी चीज़ को खरीदा जाए, जहाँ तक कि पेट्रोल भी खरीदते हैं, उसके लिए भी क्या होता है? माप की आवश्यकता होता है। लीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, और जो बताया जाए तो हर रूप से देखिए, बिना माप की कोई बात तो बनने वाली नहीं। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी राशि की माप के लिए मात्रक के बारे में जान लो। पहले मात्रक का डिफिनेशन लिख लो। यूनिट्स होते हैं, और मैं ये बोल सकता हूँ, किसी भी राशि की माप के लिए, किसी भी
राशि के माप के लिए अब जानना है, किसी भी राशि को माप के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होगी? कुछ मानक मापों की आवश्यकता होगी। कुछ मानक मापों की आवश्यकता होगी। मापों की आवश्यकता होती है या होगी, उसे ही हम मात्रक कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। अब मैं ये जान रहा हूं कि मात्रक के बारे में हम जान लिया हूं, किसी चीज की मापने के यंत्र को ही मात्रक कहते हैं। अब किसी राशि का मात्रक को हम सुटेबल समझे तो कहेंगे किसी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जा सकता है। उसकी जो पावर, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो जितनी होंगी तुलना करने के बाद ही पता चलेगा कि मैं एक डिफिनेशन है, एक टेबल लीजिए आप लोग और पता चले टेबल खरीदने के लिए जाइए या बनवाइए, उसका एक साइज फिक्स करना पड़ता है। तो साइज फिक्स करते हैं तो उसमें आप जान रहे हैं कि अगर बोलचाल में बोलते हैं कि कितना बाय कितना का टेबल होना चाहिए, तो कोई बोलेंगे कि 3 फीट या 3 मीटर या जो भी बोलना होगा, 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा हमको चाहिए टेबल। 3 मीटर लंबाई में चाहिए और 2 मीटर चौड़ाई में चाहिए, तभी तो ये टेबल बनेंगे। ना तो पता चलेगा कि कितना इसका लंबाई है, कितना चौड़ाई है, तो पता चलेगा नहीं। जिसका जो जरूरत होगा वो होगा। तो मैं परिमाण को ये बता सकता हूँ, परिमाण के बारे में परिमाण की 2 कैटेगरी होंगी। एक उसके बारे में परिमाण जानने के लिए उसकी मात्रक की महान भूमिका होती है, और संख्यात्मक की, मतलब संख्याक की भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या कितना जरूरत होगा ये हमको जानने के लिए संख्या होने से, संख्या यही होगी, मात्रा हुआ उसका जितने मल्टीपल कर सकते हैं, जितनी मात्रा बढ़ा सकते हैं, संख्या भी उसी आधार पर, मात्रक के आधार पर ही संख्या बढ़ेंगे। क्लियर? अब एक टेबल बनाना है, 2 टेबल बनाना है, उसका क्या करना है वो आप मात्रक और संख्या के बारे में बता सकते। अब चलिए भौतिक राशियां के बारे में हम जानेंगे। तो भौतिक राशियां सभी बात को, इस सभी मात्रक की जब सभी काम किया जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मात्रक की जो है क्या करना पड़ेगा, समझने के बाद मुझे भौतिक राशियां समझना अनिवार्य है। और भौतिक राशियां को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख लूँ भौतिक राशियां लिख लूँ। मैं ये बता दूं, भौतिक राशियां जो हैं इसको हम इंग्लिश में कहता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज। अब क्वांटिटी आपको ये बताना पड़ेगा, क्वांटिटीज में ये बताना पड़ेगा कि आपका ये क्या राशियां हैं, कैसे हो रहे हैं, इसकी जो आप समझ सकते हैं। इसमें भौतिक राशियां जो कुछ प्रकार कैसे होते हैं, जैसे लंबाई हुए, द्रव्यमान हुए, समय हुए, बल हुए, ऊर्जा हुए, वेग हुए, ये सभी जो होते हैं क्या होंगे कि आपको इसी भौतिक राशि के द्वारा पता चलेगा। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं इसके बारे में मैं जानूं तो मैं ये बता सकता हूं, भौतिकी के नियमों को मैं फिर से गौर से बोलना चाह रहा हूं कि देखिए भौतिक जो है, भौतिकी मतलब फिजिक्स के बारे में, ठीक है। फिजिक्स के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिर से समझा जाए, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाए, यहां से लिखना शुरू कर दूं, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाए या जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है या व्यक्त किया जाए उसे
आप लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कर सकते हैं या भौतिक राशियां कर सकते हैं, भौतिक राशियां कर सकते हैं, राशियां कहते हैं, राशियां कहते हैं। अब मैं भौतिक राशियां के बारे में जान चुका हूं। भौतिक राशियां किसे कहते हैं हमको अब समझ में आने लगा कि भौतिक राशियां भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त करूंगा उसी को क्या कहूंगा, भौतिक राशियां कहूंगा। इसमें जो होते हैं मैं जैसे मैं लिख दूं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय और ऊर्जा भी होंगे, वेग भी होंगे, जो आप लिख सकते, बल, ऊर्जा, वेग, etc आप डाल सकते हैं इत्यादि। ठीक है। अब कहते हैं भौतिक राशियां होते हैं कितने प्रकार के। मैं जान रहा हूं भौतिक राशियां के बारे में। तो भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बेसिक क्वांटिटीज और एक होते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज, मतलब व्युत्पन्न राशियां। तो हम एक आधारी राशियां कहेंगे और एक व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। तो मैं ये लिख सकता हूं कि आपका जो है भौतिक राशि जो है, भौतिक राशि है जो दो प्रकार के होते हैं, एक आधारी राशि होते हैं, आधारी राशि होते हैं, दूसरा जो होते हैं आधारी राशियां लिख देता हूं, आधारी राशियां होते हैं, दूसरा होते हैं व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। अब मैं इस राशियां के बारे में बता दूं, आधारी राशि किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो हम ये बता सकते हैं आधारी राशि वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है, स्वतंत्र मानी जाती है। तो मैं लिख सकता हूं आधारी राशि की परिभाषा में लिख सकता हूं, आधारी राशि वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है। तो आधारी राशि यहाँ लिखा हुआ, मैं इसमें लिख रहा हूं वे जो स्वतंत्र मानी जाती है, स्वतंत्र मानी जाती है, मानी जाती है, जाते हो उन्हें क्या कहता हूं, आधारी राशि कहता हूं। और दूसरा आप जो है व्युत्पन्न राशि है, तो आप स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़े होंगे, बस सेम वही ब्रेंड लगाइए। तो स्वर वर्ण में क्या होता था, खुद ब खुद कर आता था, और व्यंजन वर्ण में क्या होता था कि बिना स्वर के सहायता से नहीं होता था। इसीलिए अब वही राशि जो अभी व्युत्पन्न राशि में है वही बोलेंगे। व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। अब मैं यहाँ लिख दूं व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो आधारी राशि के पदों में, आधारी राशि के पदों में, राशि के पदों में व्यक्त किया जाए, व्यक्त किया जाए, उसे मैं क्या कहता हूं, व्युत्पन्न राशियां कहता हूं। अब आप लोग समझ में आ गया होगा कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं और आधारी राशि किसे कहते हैं। मैं इस चैप्टर को ये अनुभव करता हूँ, इस चैप्टर का अगर जो बढ़िया से देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर तो है ही, साथ साथ इम्पोर्टेंट भी हैं, जो आपकी छोटी मोटी बातें को आगे जो फिजिक्स में पढ़ने की बातें होंगी उस सभी का जो है आप लोग को मदद करेंगे। इसलिए इस चैप्टर को भी गौर से पढ़ना ही पड़ेगा हमें, और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में भी यहाँ ढेर सारी बातें आते हैं, इसमें से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, ढेर सारे आते हैं क्वेश्चन में इसका एग्जाम में। तो मैं इस आधार पर चलूँ कि एक तो ज्ञान के साथ साथ तो जरूरी है, साथ साथ मुझे एग्जाम में भी ये मदद करते हैं। अब अगला मैं चलूँगा, अब मात्रकों की पद्धति के बारे में चलता हूँ। मात्रक तो मैं पढ़ लिया, मात्रक मापन पढ़ लिया, मात्रक किसे कहते हैं। अब मात्रक का भी पद्धति आगे है। अब मात्रक की पद्धति तो इसमें भी दो पद्धति होंगे। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, और नहीं तो सुन के भी आप कहिएगा तो रिपीट करके आप फिर से दोबारा सुन के क्लियर कर सकते हैं। तो मैं मात्रक के बारे में चलता हूँ, मात्रक नहीं, मात्रकों की पद्धति के बारे में चलूँ तो मात्रकों की पद्धति में मैं बता दूं कि मात्रकों की पद्धति भी दो होते हैं, एक आधारी मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर? दो मात्रक होते हैं। अब फिर से रिपीट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जब मैं ऊपर से चलूं
तो मापन में आया मात्रक, मात्रक से आया भौतिक राशियां, और भौतिक राशियां से आपको दो राशियां निकले हैं, एक आधारी राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। अब दोनों राशि का डिफिनेशन देने के बाद अब आया मात्रकों की पद्धति। सेम आधारी और व्युत्पन्न राशियां जैसे थे उसी तरह आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होंगे। तो मैं फिर वही बात बोलूंगा, आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। गौर से ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं है, याद करने में कोई परेशानी नहीं है। आधारी मात्रक को ही मैं क्या कहता हूं, आधारी राशि के मात्रक को मैं आधारी मात्रक कहूंगा और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहूंगा। अब इसी में आप बताता हूं, आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहूंगा और व्युत्पन्न राशि का मात्रक को मैं क्या कहूंगा, व्युत्पन्न मात्रक कहूंगा। बहुत बहुत बढ़िया। अब मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ गया कि मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैं थोड़ा इसको मात्रकों की पद्धतियां और मात्रकों की पद्धतियों को सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। मात्रकों की पद्धति, इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो आप आराम से समझ सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसे कहते हैं। तो मैं अभी बोला था सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों को, पूरे समूह के मापकों को मात्रक की पद्धति कहते हैं। फिर से मैं बोल दूं, सभी प्रकार की राशियां। अब राशियां कौन कौन थे पता है? आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो मैं यहां लिख दूं, सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को, सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों क्या पूरे समूह। पर पूरे समूह तो क्या हुआ, आपको जो है आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि ही आते हैं। तो ये क्या होंगे कि मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों के पूरे समूह को मैं क्या कहता हूँ, मात्रकों की पद्धति कहता हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहता हूँ। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। अब इसमें आपका जान आ गया क्या मात्रक की पद्धति किसे कहते हैं। तो एक बार में आप समझ गए। अब चल रहे हैं, इसके दो होते हैं मात्रक, दो होते हैं, एक आधारी मात्रक, दूसरा होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो मैं एक बार लिख लूं, आधारी मात्रक। आधारी मात्रक के बारे में अभी तुरंत बोला था, क्या बोला था कि आधारी राशियों के, मतलब आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी राशियों के मात्रक को आधारी राशि कहते हैं या आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रक कहते हैं। मैं स्पष्ट लिखना चाह रहा हूं जिससे आप लोग क्वेश्चन को छोड़े नहीं। क्वेश्चन आप सभी अप टू डेट करें, नोटबुक ले ले। आधारी मात्रक हो गया। व्युत्पन्न मात्रक के बारे में चलो। व्युत्पन्न मात्रक, राइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो, थोड़ा माफ कीजिएगा। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहता हूं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहता हूं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब मैं यहाँ स्पष्ट हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ कि
दो राशि होते हैं, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, उसका दो मात्रक होते हैं, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इस पर आप जो काम किए हैं ये आपका पूरा डिटेल्स हो गए। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट में चलूँगा और नेक्स्ट में जो होंगे मात्रकों की पद्धति के बारे में थोड़ा डिटेल्स हम समझ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो मैं आगे चलूँ। पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कई पद्धतियाँ प्रचलित थी, मतलब पूरा विश्व में विज्ञान जो कुछ ऐसे हैं, विज्ञान जो है ही जो कुछ ऐसे इतिहास जो है हमारे लिए ही होंगे, लेकिन संस्कृत भी हमारे लिए होंगे, हिंदी भी मेरे देश का मेरे लिए होंगे और कई देशों में चलते होंगे। लेकिन ये जो आपका जो है ना विज्ञान जो होते हैं, साइंस, ये अक्सर सभी देशों में क्या होते, बहुत ही मिला जुला कि बहुत जो है 100% जो माना जाए तो एक जैसे होते हैं। तो चलो, पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कई पद्धतियाँ प्रचलित थी। पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की जो पद्धति थी कई बहुत ही प्रचलित थी। उसमें से कुछ 3 जो हैं इस प्रकार हैं। एक जो है FPS, दूसरा है CGS और तीसरा जो है MKS। ये 3 प्रचलित जो मात्रक है, ये पद्धति जो है वो आपका जो है कुछ इस तरह से आपके बुक में, आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में डाला गया है। मैं वो आपके सामने में देना चाह रहा हूँ। तो 1 नंबर में FPS पद्धति, पहले तीनों का नाम लिख देता हूँ। स्मॉल f मानिएगा इसको, FPS पद्धति जिसे हम लोग फुट पाउंड सेकंड कहेंगे। तो क्या कहेंगे? फुट पाउंड सेकंड। तो फुट आपको पता है, फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम एक का। दूसरा का मैं लिख दूं CGS पद्धति जिसको हम लोग कहेंगे C से सेंटीमीटर होंगे। C से क्या होंगे? सेंटीमीटर। तो मैं सेंटीमीटर और G का मतलब आपका हो जाएगा ग्राम और S का आपका सेकंड का ही सेकंड रहेंगे। इसमें आपका कहीं से कोई परेशानी की जरूरत नहीं। ग्राम मैं देख लूँ, स्मॉल में लिख रहा हूँ सेकंड सिस्टम। अब मैं तीसरा ले लूँ MKS पद्धति होते। क्या होते हैं? MKS, सभी स्मॉल लिख रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये राइटिंग में आप लोग परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोग को। M का अब आप जान रहे हैं मीटर होते हैं। M का यहाँ क्या होंगे? मीटर होते हैं, मीटर। फिर आपका K का, अब K का यहाँ क्या होगा? K का यहाँ किलोग्राम होगा। यहाँ क्या होगा? किलोग्राम। अब देखिए किलोग्राम हो गया। S का सेकेंड ही रहेंगे, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होंगे क्योंकि ये आपका चेंजिंग नहीं किए हैं सभी में, इसलिए आपको याद करने में भी आसानी होगी। चलिए, तीनों के बारे में डिफिनेशन में जान लूँ, इसकी परिभाषा जान लूँ कि क्या होते हैं। तो फुट पाउंड सेकंड पद्धति जो हम बोलते हैं, हिंदी उसको कहते हैं FPS, शॉर्ट नाम हुआ, शॉर्ट करके उसको FPS। F से आप समझ गए फुट होंगे, फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड। अब इसका मात्रक होते हैं, इसका मात्रक जो होते हैं, तीनों का मात्रक जो ऐसे होते हैं, जैसे फुट का होता है लंबाई, हम लोग लिख सकते हैं लंबाई। पाउंड का होता है द्रव्यमान, मास जिसको कहते हैं, मास। और लंबाई को लेंथ कहते हैं, सॉरी, T। सेकेंड का क्या होता है? टाइम, T। सिस्टम सेकेंड आप समझ गए होंगे। तो फुट का लंबाई मात्रक होते हैं, पाउंड का द्रव्यमान होता है, मास होते हैं, लेंथ होते हैं, मास होते हैं और टाइम होते हैं, सेकेंड का समय होते हैं। इसी तरह अब इसका क्या होंगे? नेक्स्ट का भी मीटर जो होते हैं, सेंटीमीटर जो होंगे, ग्राम जो होंगे, क्या होंगे? बस सेम लंबाई का, ये द्रव्यमान का और ये समय का। ये भी आपका जो है MT दे दूँ, ये भी आपका है लेंथ, मास और इसका क्या होंगे? T, समय। अब आपका ये तीनों के बारे में
फिर से मैं बोल दूं, इसको मैं ब्रिटिश भी कह सकता हूँ, ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश सिस्टम। क्या कह सकता हूँ? ब्रिटिश सिस्टम। और इसको मैट्रिक भी कह सकते हैं, मैट्रिक सिस्टम। अब मैं तीनों के बारे में पढ़ चुका हूँ। अब मीटर का, किलोग्राम का, सेकंड का भी आपका लंबाई और द्रव्यमान और समय में दे दिया हूँ, शो कर दिया हूँ। इसके आगे जो चलते हैं, ये तो हुआ कुछ पद्धतियाँ हुआ जो आधारी राशियों की पद्धति था, और कुछ मात्रक में जो है और है जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहे जाएंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जाएंगे, जो हम आप लोग जान रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम कहे जाएंगे, इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति कहा जाएंगे मात्रकों का। तो मैं इसके बारे में जान लूँ, तो ये पहले मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लिख लेता हूँ। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो अपना देश के बाद भी आपको जो है क्या होंगे, ये आपका जो है क्या होंगे, प्रचलित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ कहे जाएंगे, सॉरी, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहे जाएंगे। और इसको हम इंग्लिश में बोल भी सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखना है आपको, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। माफ कीजिएगा अगर जो आपका राइटिंग छोटे हो, नहीं दिखे होंगे, तो सुन के भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं इसके बारे में डिटेल से बता दूं। जब 1960 ईस्वी में, 1960 में जब एक, जैसे हम लोग गांव समाज या कहीं भी देखे होंगे, हर जगह सिटी में भी देखे होंगे, माप तौल का एक यूनिट बना हुआ रहता है सभी जगह। बाजार समिति भी रहते हैं, उसके आधार पर आपका माप तौल का भी रहता है। उत्पाद विभाग में भी देख रहे होंगे कि कभी आप लोग कभी किसी वजन के मैटर से आप अगर कंप्लेंट कर दें, तो आपको उस व्यवसायी को कुछ न कुछ नुकसान सहना पड़ेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होते हैं। उसी तरह से 1960 ईस्वी में अक्टूबर महीना में, 1960 अक्टूबर में 11वीं तौल एवं माप महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ में? तो पेरिस के निकट जो है एक गांव है, जो गांव का नाम था सेवरे नामक गांव था। और उस सेवरे नामक गांव में क्या था, वहाँ सम्मेलन को रखा गया था। और सम्मेलन में जो वार्तालाप हुआ, उस सम्मेलन में जो परिचर्चा हुए, उसका जब संपन्न होने के बाद उसी के नाम पर जो है उसी वक्त इसे आपको एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम दिया गया था। उसी वक्त 1960 ईस्वी में अक्टूबर में क्या दिया गया था आपको, इसका नाम दिया गया था। और यह सम्मेलन था 11वीं मापतौल सम्मेलन था। क्या था? मापतौल सम्मेलन, महासम्मेलन उसको कहा जाएगा, सम्मेलन। और ये जगह था पेरिस, जगह का नाम था सेवरे में। तो मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ, सेवरे में 1960 ईस्वी अक्टूबर महीना में 11वीं मापतौल सम्मेलन समाप्त हुआ। कहाँ पे? पेरिस में। और उसी का नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अर्थात मात्रकों की पद्धतियों का नाम दिया गया। क्या दिया गया? मात्रकों की पद्धतियां कहा गया। और इसमें क्या हुआ था, इसमें राशियां की जो संख्या दिया गया था मात्र 6 दिया गया था। इसमें मात्रक की संख्या दिया गया था मात्र 6 आधारी राशि दिए गए थे, 6 आधारी राशि मात्र दिए गए थे। और बाकी जो आप लोग जान रहे थे, मैं अभी बोला था आपको कि 7 होते हैं, ये उस वक्त नहीं मिला था, 11वीं महासम्मेलन में नहीं मिला था। आप इसको जब पुनः जो है इसका दोबारा जब हुआ 11वीं के बाद 14वीं सम्मेलन जब हुआ 1970 में हुआ,
और 1970 ईस्वी में जब सम्मेलन हुआ, इसी सम्मेलन में आपको एक राशियां को बढ़ा दिया गया, जो 7वां राशि आपका आया है, जिसको हम नाम दिया गया, नाम था मोल। क्या नाम था? मोल। मोल को दिया गया, जोड़ दिया गया। 6 में से 1 जोड़ देंगे तो आप लोग समझ सकते हैं ये 7 हो गए। और इसी 7 जब देने के बाद हम लोग इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको शॉर्ट नाम देता हूँ एसआई मात्रक। इसको मैं क्या कहता हूँ? एसआई मात्रक या सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब इसके आगे मैं चलूँ तो इसमें क्या होता है कि जब मैं आगे बढ़ा, आधारी राशि पढ़े और आगे बढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसे राशियां जो 7 का नाम है वो मैं 7 शो करना चाहता हूँ। आधारी राशि के 7 का नाम शो करने के लिए मुझे ब्लैंक करना पड़ेगा। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो या राइटिंग अच्छे दिख रहे होंगे तो आप नोट भी कर लिए होंगे और सुन के भी आप इसको सेटिस्फाई कर दीजिएगा, मुझे मंजूर है। तो आगे मैं चलूँ तो इसका जो है आधारी राशियाँ जितना भी हैं, आपका 7 आधारी राशि हैं। इस आधारी 7 राशि को मैं एक टेबल के माध्यम से उसकी संख्याएं और बॉक्स आधारी राशि, उसका ऐसा मात्रक और इसका संकेत जो होते हैं उस पर चर्चा करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। और जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, आगे जो है ना तापक्रम कहते हैं या ताप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में आपका जो है ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता। और लास्ट जो है आपका है पदार्थ का परिमाण, उसको कहते हैं। जो आपका 14वीं महासम्मेलन में जोड़ा गया था, वो आपका ये हुआ पदार्थ का परिमाण। पहले 6 थे जो 11वीं तक जोड़ा गया था, उसके बाद 7वां जोड़ने के बाद इसको ऐसा मात्रक का नाम दे दिया गया था। अब मैं इसके आगे चलता हूँ। सबसे लंबाई का आगे इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो आप लोग इंग्लिश जानते भी होंगे, मैं प्रयास करता हूँ लिखने का जो आप लोग को सही लगेंगे। LILEN GTH, सही बात है। चलता हूँ। द्रव्यमान को आप लोग मास कहेंगे, क्या कहेंगे? मास कहेंगे, मास कहेंगे। समय को आप लोग टाइम कहिएगा। विद्युत धारा को करेंट, विद्युत धारा को क्या कहिएगा आप लोग? इलेक्ट्रिक करंट कहिएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग के बारे में बोलना है, करंट। ताप का तो आप लोग जानते हैं टेम्परेचर होंगे, क्या होंगे? टेम्परेचर। अब हाँ अच्छा ठीक। अब जो है ज्योति तीव्रता को कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहेंगे, क्या कहेंगे? इंटेंसिटी कहेंगे। ल्यूमिनस लिख लिया जाए। आप लोग ये देखे होंगे बिजली के बहुत सारे सामान पर जो है ल्यूमिनस का नाम होते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। और पदार्थ का परिमाण को कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अरे बाबा ये क्या हो रहा है? ये तो मैं दूसरे क्षेत्र में दाखिला ले लिया। तो अब इसको मैं ऐसा मात्रक इस सामने में लिखूंगा जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं स्पेस ही ले लेता हूँ। हाँ क्या ले लूँ इसमें? आपका SI मात्रक और दूसरा है आपका संकेताक्षर, सिंबल इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, संकेताक्षर। चलिए अब मैं इसके सामने मिडिल को लेते चलूँ तो आप एक बात और जानकारी ले लीजिए कि हम लोग कभी भी इंग्लिश लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर जो लिखते हैं कैपिटल लेटर ना, ये बात गांठ मान लीजिए कि कैपिटल लेटर नहीं लिखना है ऐसा मात्रक में।
हाँ, एसआई मात्रक में कभी भी फर्स्ट लेटर जो होता है, पहली लेटर होंगे, कैपिटल नहीं लिखना है, आपको स्मॉल ही लिखना है। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। तो मीटर लिखूं पहला का, लंबाई का क्या होंगे मीटर। तो आप लंबाई के बारे में जाने मीटर, तो मीटर कैसे होगा, स्मॉल की कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें। अब आप लोग जान लेंगे तो मीटर का स्पेलिंग जो एम से स्टार्ट हुआ है, इसके आधार पर मैं इस संकेताक्षर को नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूँ कि अगर जो थोड़ा इसको डॉट कर देता हूँ, ठीक। मैं ये बता दूँ, मीटर को स्मॉल से इसका पहला संकेताक्षर से या संकेताक्षर नहीं लूँगा, क्योंकि कभी कभी मैं तो सभी एसआई मात्रक को स्मॉल लेटर में लिखूँगा, लेकिन कभी कभी संकेत में उसका जो है सिंबल जो हो जाते हैं कैपिटल में हो जाते हैं। इसलिए मैं ये गौर से ध्यान देना चाहता हूँ और बढ़िया समझ से लिखना चाहता हूँ कि मीटर जो लिखा हूँ, चलिए सबस्टेंस को शॉर्ट कर दिया डॉट डाल, ठीक। ये आपका ये हो गए। अब ये संकेताक्षर यहाँ से चलेंगे। चलिए अब देखिए मीटर हो गया। अब किलोग्राम, मैं देखिए मास के सामने में किलोग्राम लिख रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल में है, पहला लेटर स्मॉल, और इसका संकेताक्षर छोड़ दिए मैंने, स्मॉल एम देंगे। इसका होंगे स्मॉल के और जी, स्मॉल जी। अब टाइम का समय होते हैं, समय का सेकंड से चलते हैं, हम यहाँ लिखेंगे सेकंड। सेकंड का हम किस चीज़ से लेंगे, स्मॉल एस से लेंगे। स्मॉल एस का ऐसे में सिंबल दे दिया, ठीक। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को मैं जब भी करूँगा एम्पियर से मापता हूँ। एम्पियर कैसे होता है, AMPRE, लेकिन ध्यान दीजिए सभी में मैं स्मॉल दिया। अब यहाँ आप आके गए फंस, अब यहाँ स्मॉल है लेकिन इसका सिंबल दे दिया गया है कैपिटल ए। तो ये ध्यान रखिएगा, संकेत इच्छा क्या होंगे, कैपिटल ए होंगे। अब इसका होगा केल्विन, टेम्परेचर, ताप का जो होंगे केल्विन होंगे, क्या होंगे केल्विन, केल्विन। अब देखिए यहाँ भी आपकी परेशानी आ गई, यहाँ भी आपका जो है कैपिटल के हैं, कैपिटल के, ये स्मॉल के नहीं कहेंगे, इसको कैपिटल के कहेंगे। इसका संकेताक्षर कैपिटल के होंगे। मैं बड़ा वर्ड में भी, बड़ा लेटर में भी लिखा हूँ, ये ध्यान से रखिएगा। अब जो है इसको कहेंगे कैंडेला, ज्योति तीव्रता में कैंडेला। आप लोग आराम से कैंडल को ही हम लिख सकते हैं कैंडेला, तो कैंडेला लिख लीजिए। कैंडल होता है ना, मतलब ज्योति तीव्रता, मतलब क्या, कैंडल मतलब ज्योति देती है, तो उसी को कैंडेला आप रख सकते हैं, कैंडेला। और इसको हम स्मॉल CD से रखेंगे, संकेत इसका क्या रखेंगे, स्मॉल CD। अब बचे पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, जिसको हम मोल, अभी पहले भी मैं बता दिया हूँ, अभी भी चल सकता हूँ, तो मोल आप लोग लिख लीजिए, स्मॉल MOLE, मोल। और इसका संकेत भी थोड़ा बड़ा है, MOL, क्लियर। अब आपका ये जो हो गए, आपका टेबल हो गए। इस टेबल को आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं कि इस टेबल में आपका पूरा ग्राफ बन के तैयार। अब इसे आप याद करने के लिए बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो और दो बातें, एक बात और है जी, एक टेबल बनाइए तो बनाइए और साथ साथ याद बहुत अच्छा से कीजिए। लंबाई का मीटर, तो लेफ्ट में बनाता हूँ, लंबाई का मैं याद करने चाह रहा हूँ, तो याद करने में क्या होंगे, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, मीटर का संकेत में लिखेंगे एम। आप लोग मीटर लिखे होंगे, बहुत बार मीटर लिखे होंगे, उसी मीटर का आधार पर चलते हैं। तो लंबाई का होता है मीटर, मीटर का स्मॉल है। द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी लिखते हैं। समय का सेकंड लिखते हैं, एस लिखते हैं स्मॉल में। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो है एम्पियर होते हैं, एम्पियर का कैपिटल ए लिखते हैं संकेत में। ताप का जो है एसआई मात्रक केल्विन होता है, इसको कैपिटल के लिखते हैं संकेत में। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला होता है, इसको स्मॉल डी लिखेंगे। और पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का होता है मोल, जो आप लिखते हैं मॉल, MOL, मॉल। हाँ, दुकान वाला मॉल, जो समझ लो।